हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाउ आर यू ऑल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। हम सब जानते हैं कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर यूनिट 6 में लाइब्रेरी मैनेजमेंट करके एक यूनिट है जिसके अंदर मैनेजमेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजमेंट्स या उनके प्रिंसिपल फंक्शंस हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं जो कि हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, किसने दिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कब आए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं जो कि यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको ब्रीफली डिस्क्राइब मैं आपको करूँगी सो दैट आपको जो भी डाउट है उसके अंदर वो अच्छे से क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। आवर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस today topic is principle of management. What is the principle of management? Basically मैनेजमेंट को अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए, प्रबंधन को अच्छे से चलाने के लिए हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स हमें प्रोवाइड किए थे जिसके अकॉर्डिंगली हम मैनेजमेंट को एक अच्छे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली चला सकते हैं। तो आज हम उसी से शुरुआत करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही अराइव होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए व कब आए। तो ईयर 1916 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल ने प्रोवाइड किए थे। हेनरी फेयोल ने बेसिक 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब किए जो हम आज भी मैनेजमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए यूज़ करते हैं। इन द ईयर 1916 हेनरी फेयोल की क्लासिकल स्कूल के अंदर, जो हेनरी फेयोल फ्रेंच साइंटिस्ट हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपनी बुक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के अंदर एज अ टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए थे। अब उसी को हम ब्रीफली पढ़ते हैं कि वो 14 प्रिंसिपल क्या थे और क्या उनका महत्व है और उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। आवर 14 प्रिंसिपल्स, जिसमें से हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का विभाजन। अगर हम बात करें पहले प्रिंसिपल की, तो काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि हम प्रिंसिपल को आगे पीछे भी कर सकते हैं या नहीं। नो, जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया है उसी ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हमें वो लर्न करने हैं और उनको समझना है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी अराइव होता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है। आवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीज़न ऑफ वर्क विच इज़ कार्य का विभाजन। इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हमारे जो बेसिक सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है हमारे डिवीज़न ऑफ वर्क को, बेसिकली इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि कार्य को, जो भी हमें मैनेजमेंट या प्रबंधन में कोई भी वर्क करना है उसको हम डिवाइड कर दें, उसको प्रॉपर असाइन कर दें कि ये ह्यूमन रिसोर्स या डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को ये काम करना है, इतने टाइम में करना है। इससे क्या होगा, हमारा मैनेजमेंट अच्छे से चलेगा, प्लस वो काम जिस समय पे हो जाना चाहिए उसी समय पर हो जाएगा। कार्य के सही विभाजन की वजह से क्या होता है, सही कार्य सही टाइम पर सही इंसान के द्वारा हो पाता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को फ़ायदा होता है, उससे उनकी
जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है मैनेजमेंट का, वो अच्छे से परिचालक हो पाता है, अच्छे से कंटिन्यू हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसके अंदर एग्ज़ाम्पल लें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, टेक्निकल सेक्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कार्य विभाजित हो रखा है कि एक्विजिशन सेक्शन के बाद का काम, यानी कि क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग, इसके अलावा इंडेक्सिंग, बिब्लियोग्राफी क्रिएट करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ टेक्निकल सेक्शन। तो हमने वो वर्क क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इन ईच सेक्शंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फर्स्ट सेक्शन अगर हम बात करते हैं एक्विजिशन सेक्शन की, एक्विजिशन सेक्शन में जो वर्क होता है विच इज़ ऑर्डर एंड परचेज ऑफ बुक्स, उसमें हम बुक्स को ऑर्डर करते हैं, परचेज करते हैं, लेबलिंग पेस्टिंग करते हैं, सेशनिंग करते हैं, ये सारा टोटल वर्क उसके अंदर आता है। सिमिलरली फिर हमने बाकी वर्क को जो बचा वो कार्य टेक्निकल सेक्शन में विभाजित कर दिया। उसके अलावा इशू रिटर्न का वर्क हमने सर्कुलेशन सेक्शन में विभाजित कर दिया। इस तरीके से हमने जब कार्य का विभाजन किया, डिवीज़न कर दिया वर्क का, उस वजह से हमारा काम, सबको पता है कि अपना क्या काम है, क्या वर्क है, जो भी स्टार्टिंग में आता है वो वही काम करता है, वही वर्क करेगा और वही चीज़ आगे बढ़ाएगा। उनको पता है कि वो किसको रिपोर्ट करना है, क्या उनका कार्य है। अब एक्विजिशन सेक्शन का कार्य अच्छे से चल रहा है, टेक्निकल का अच्छे से चल रहा है, तो सारा मैनेजमेंट अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है। वहीं अगर हम डिवीज़न नहीं करेंगे कार्य का, कोई कुछ भी कर रहा है, डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल की ओर। सो हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है विच इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिवीज़न ऑफ वर्क के बाद जो हमारा दूसरा वर्क आ रहा है, दूसरा प्रिंसिपल आ रहा है, वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जब हम सुपरवाइज़र है या कोई भी लाइक इन द फॉर्मेट ऑफ, अगर हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल विच इज़ ऑपरेशनल लेवल, जिसको हम ऑपरेशन लेवल भी बोलते हैं, ये अपनी अथॉरिटी मिडल को प्रोवाइड कर सकती हैं, मिडल अपनी अथॉरिटी लोअर लेवल को प्रोवाइड कर सकती हैं टू डिवाइड वर्क एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समटाइम्स लाइब्रेरियन की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, काफ़ी वर्क एक्सेस हो जाता है, तो लाइब्रेरियन जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है, वो अपना कार्य असिस्टेंट लाइब्रेरियन को थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी और थ्रू अथॉरिटी के साथ डिवाइड कर सकता है। उसके बिहाफ पे वो काम करे और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी उसको मिले। इससे क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है या जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके अंदर बहुत मोटिवेशन क्रिएट होती है। जब भी हमें किसी चीज़ की अथॉरिटी मिलती है तो हमें अपने आप में लगता है कि हम पे ये जिम्मेदारी डाली गई है, सो हमें इसका दायित्व, उत्तरदायित्व निभाना है। इसलिए इस वजह से भी सेकंड प्रिंसिपल्स के थ्रू भी हम मैनेजमेंट को अच्छे से सर्कुलेट कर सकते हैं। अगर उसमें हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरे लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ पे नहीं डालेंगे, उसको अपने पास रखेंगे, तो मैनेजमेंट अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएगी। इसलिए ये दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत आवश्यक है लाइब्रेरी ऑफ मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे प्रिंसिपल की ओर विच इज़ डिसिप्लिन। थर्ड वन इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में हम सब जानते हैं, डिसिप्लिन नियम कानून। हर एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत मस्ट है। सम रूल्स एंड रेगुलेशंस होना, प्रॉपर आपकी इंडिकेशंस होना, थिंक की पॉलिसीज़ होना बहुत ज़रूरी है।
बिकॉज जब तक हम डिसिप्लिन में रह के मैनेजमेंट का वर्क नहीं करते तो वो अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाती। लाइक फॉर एग्जांपल वर्किंग आवर्स, अगर आपका वर्किंग आवर्स डिसाइडेड है कि 9 to 5 है, उसको फॉलो करना दैट इज़ काइंड ऑफ हम डिसिप्लिन को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर कोई लेट आ रहा है एम्प्लॉय तो क्या हो रहा है, उनका काम रुक रहा है, इसके अलावा दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैनेजमेंट वर्क ऑल्सो रुक रहा है। तो इस वजह से हमें डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं लाइब्रेरी का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल, साइलेंस इज़ मस्ट। सो साइलेंस का रूल कब किसने बनाया होगा, तब से अब तक चलता आ रहा है और ये हर जगह है। वो इसीलिए है कि डिसिप्लिन होना लाइब्रेरी के अंदर, मैनेजमेंट में डिसिप्लिन होना हमारे वर्क को अच्छे से स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होना, प्रॉपर डिसिप्लिन होना एक मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, जिसके बिना हमारी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं चल सकती। इसके लिए हमें प्रॉपर डिसिप्लिन देना भी बहुत ज़रूरी होता है। नॉट टू मच कि आप बिल्कुल बाउंड कर दो, बट प्रॉपर एक छोटा डिसिप्लिन काइंड ऑफ कि हर एम्प्लॉयज़ को पता हो कि उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की तरफ, उसको डिसिप्लिन में रह के वो सारा काम करना है। इसके लिए सम डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आपका 4th वन आ रहा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो इससे अगला है, उसमें भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जब मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी बच्चे लगाने में उनको थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बिकॉज बोथ आर काइंड ऑफ अ सेम थिंग। सो उन्हें पता नहीं चलता, कभी कोई बच्चा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आगे लगा देता है, यूनिटी ऑफ कमांड पीछे लगा देता है। तो इसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, विच इज़ CD। ABCD सबने पढ़ी है, ABCD, तो पहले C आएगा देन D आएगा, सो दैट इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको पहले कमांड लगाना है देन डायरेक्शन लगाना है। ओके, सो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड जो भी हमारे सुपरवाइज़र है, उनकी जो भी ऑर्डर हमें मिल रहा है, जो भी कमांड मिल रहा है, उसको हम फ्यूफिल कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। कि अगर कमांड हमें मिल रही है तो ऐसी एकता होनी चाहिए कि वो काम एकदम हो रहा है, हमें पता होना चाहिए कि हमें किसकी कमांड को फॉलो करना है और उसके अंडर रहकर वर्क करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इट्स काइंड ऑफ अ कि एक मैनेजमेंट के अंदर ही आपने लीडर एक चुन लिया जो कि आपको डायरेक्ट कर रहा है या डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरीके से उसका एक्सेस होना चाहिए, या उस गोल को हासिल करने के लिए हमें किस बात के ऊपर चलकर उसको एक्सेस करना चाहिए, दैट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये हमारे दूसरे प्रिंसिपल्स हैं जो कि ये आपको सुपरवाइज़र प्रोवाइड करता है, जो भी आपके ऊपर होता है जिसको आपको रिपोर्ट करनी है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इधर लीडर भी आपको प्रोवाइड कर सकता है कि आपको एक काम किस तरीके से करना है। कोई भी आपके लेवल का टीम लीडर कि ये काम आप इस तरीके से ना करके अगर इस तरीके से करेंगे, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली करेंगे तो वो काम जल्दी होगा और ईजिली हो जाएगा। तो ये भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं जो कि सिमिलर हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बोथ आर सेम, बट इनमें थोड़ा ही डिफरेंट है। Then sixth one is our subordination of individual interest to journal interest. इन द प्रिंसिपल 6 हेनरी फ्योल ये जस्टिफाई करते हैं कि आपको जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के अंदर रहकर वर्क कर रहे हो तो दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचो कि मैंने 9 to 5 में अपना जो काम करना था मैंने कर दिया, अगर मेरे पास टाइम बचा है तो मैं उसको पास कर सकता हूँ, मैं उसको कहीं और लगा सकता हूँ, कहीं अपना काम कर सकता हूँ या वहाँ से जा सकता हूँ।
ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ से अपना केंद्रीकरण हटाकर हमें उसको जर्नल इंटरेस्ट की तरफ लेकर आना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अपने बारे में हम सारा ना सोचें, बल्कि जर्नल इंटरेस्ट यानी कि अपने मैनेजमेंट का सोचें। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैनेजमेंट की तरफ से हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं या गाइडेंस मिलती है, या कभी हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है तो मैनेजमेंट ऑफ दे देता है। पर समटाइम्स जब हमें मैनेजमेंट को हमारी ज़रूरत होती है तो हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ना सोच के जर्नल इंटरेस्ट यानी कि मैनेजमेंट के लिए काम करना चाहिए। मैनेजमेंट तभी इस्टेब्लिश हो पाती है जब हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ना सोचें और मैनेजमेंट के इंटरेस्ट का सोचें, मैनेजमेंट के बेनिफिट का सोचें। तभी एक मैनेजमेंट अच्छे से स्टिमुलेट हो पाएगी, वो अच्छे से अपने फंक्शन कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट 7 इज योर रेन्यूमरेशन। रेन्यूमरेशन इन्वॉल्व वेजेस, सैलरीज, एक्स्ट्रा पे, ठीक है, इंसेंटिव्स। आजकल हम एक टर्म सुनते हैं रेन्यूमरेशंस विच इन्वॉल्व मॉनेटरी टर्म्स, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई भी अगर मैनेजमेंट में वर्क कर रहा है तो वो बेसिकली अपने बेसिक नीड्स या अपनी सिक्योरिटी नीड्स के लिए वर्क कर रहा है, विच कम्स इन मॉनेटरी टर्म्स। कि आप अगर किसी से ज़्यादा काम करवा रहे हो या मैनेजमेंट अगर कुछ एक्सेस वर्क करवा रहा है या जो भी वर्क करवा रहा है, उसके लिए उसको प्रॉपर रेन्यूमरेशन मिलना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो दैट वो मोटिवेट रहेगा, वो आपके मैनेजमेंट से खुश रहेगा और अच्छे से आपको जो रिज़ल्ट चाहिए, जो आउटपुट चाहिए, वो मिल सकेगा। इफ़ रेन्यूमरेशन नहीं दिया जा रहा या अच्छे से वो डन नहीं किया जा रहा तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स डीमोटिवेट हो जाता है और वो इतना आउटपुट नहीं दे पाता जो कि मैनेजमेंट के लिए बेनिफिशियल है या फिर मैनेजमेंट को मिलना चाहिए। सो रेन्यूमरेशन 7 जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से हम उसको एक्सेस करें। ये अच्छा रेन्यूमरेशन जहाँ मिलता है या हर चीज़ के ऊपर जब रेन्यूमरेशन प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू जैसा भी वो वर्क कर रहे हैं, जिस क्वालिफिकेशन के अंडर वो वर्क कर रहे हैं, उससे क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मोटिवेट रहता है और रिजल्ट एंड आउटपुट मैनेजमेंट को अच्छा मिलता है। ये हमारे 7 प्रिंसिपल्स थे। अब हम पढ़ते हैं 8 प्रिंसिपल की ओर, विच इज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण। केंद्रीयकरण होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो भी आपका पूरा मैनेजमेंट के अंदर वर्क चल रहा है उसका केंद्रीकरण करना भी बहुत ज़रूरी है, उसका सेंट्रलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट वो ईच एंड एवरी वर्क मॉनिटराइज हो, उसके अकॉर्डिंगली उनका अप्रेजल हो। इस वजह से सेंट्रलाइजेशन को स्टैब्लिश करना मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सेंट्रलाइजेशन की मदद से आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से फ्लक्चुएट होता है। ऐसा नहीं कि आप ओनली सम सेक्शंस के ऊपर वर्क पे ध्यान दो या उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालो, बाकी सेक्शंस को आप हटा दो या छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपको ऑल लाइब्रेरी मैनेजमेंट या ऑल सेक्शन के अंदर उसको सेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करना चाहिए। आइदर आप एक्विजिशन सेक्शन को सेंट्रलाइज देख रहे हो, टेक्निकल को देख रहे हो, रेफरेंस देख रहे हो, पीरियोडिकल सेक्शन देख रहे हो, सर्कुलेशन देख रहे हो, बाइंडिंग देख रहे हो, मेंटेनेंस सेक्शन देख रहे हो, सो दैट अच्छे से उनका मैनेजमेंट हो पाता है अगर वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड किया जाए। ओके, 9 इज योर स्केलर चेन। स्केलर चेन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। दैट इज एन अनब्रोकन चेन। जैसे हम कोई भी चेन की बात करें तो कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, ऐसे ही मैनेजमेंट के डिफरेंट सेक्शंस की आपस में कड़ियाँ जुड़ी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइब्रेरी साइंस का भी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन इज एक्विजिशन सेक्शन। एक्विजिशन सेक्शन जो जुड़ता है
वो जुड़ता है टेक्निकल से। अगर यहाँ पे कुछ भी खराबी हुई तो ये भी सफ़र करता है। ओके, इसके अलावा टेक्निकल जुड़ता है सर्कुलेशन से, पीरियोडिकल से, रेफरेंस से। देन रेफरेंस, पीरियोडिकल, सर्कुलेशन, बाइंडिंग, मेंटेनेंस, दीज आर ऑल इन अ स्केलर चेन। यानी हर मैनेजमेंट के अंदर जो भी मैनेजमेंट के डिविजन्स हैं वो सब आपस में जुड़े होने चाहिए, तभी आपका एक अच्छा मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क डिज़ाइन हो पाता है। एक चेन उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डिफरेंट सेक्शन है, एक डिफरेंट सेक्शन है और दोनों डिफरेंट वर्क कर रहे हैं और दोनों को आपस का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नो तो इस वजह से क्या होता है, अगर हम ऐसी मैनेजमेंट लेके चलते हैं तो उनके फंक्शन, उनके क्राइटेरिया, कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, कोई एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। इसके लिए हमें एक स्केलर चेन प्रोवाइड कर देना जरूर होना चाहिए, विच इज़ अ फॉर्मल चेन, जिससे आप इन्फॉर्मेशन भी एक्सेस करवा सकते हो। अगर एक इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन के पास गई, देन टेक्निकल पे जाएगी, देन इधर जाएगी, देन नेक्स्ट सेक्शन पे जाएगी, देन नेक्स्ट सेक्शन पे जाएगी। इससे क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन एक्सेस अच्छे से हो गया, जितने भी फंक्शंस थे उनका क्राइटेरिया अच्छे से डिस्कस हो गया, कोई अगर इन्फॉर्मेशन इशू आ रहा है तो वो भी रिजॉल्व हो गया। स्केलर चेन डेवलप करना इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हम बढ़ते हैं, विच इज़ our 10 principle ऑर्डर, कि जो भी ऑर्डर आ रहा है या ऑर्डर, इट्स काइंड ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एक ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर फ्लक्चुएट होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, स्टेप 1, देन व्हाट इज़ द स्टेप 2 पहले से डिफाइंड है, देन व्हाट इज़ द स्टेप 3 फिर से डिफाइंड है। तो ये इसके अंदर एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, एक्विजिशन, देन टेक्निकल, देन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में भी उनके अंदर भी एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि आप किस अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक्विजिशन सेक्शन के अंदर ऑर्डर है, देन इनवॉइस बिल्स है, रिसीविंग है, एक्विजिशन एक्सेशनिंग है, लेबलिंग एंड पेस्टिंग है, देन वो हैंड ओवर करते हैं टेक्निकल सेक्शन को। तो ये एक ऑर्डर मेंटेन होना मैनेजमेंट के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम वो ऑर्डर बार बार चेंज भी नहीं कर सकते। अगर हम उसको बार बार चेंज करेंगे तो मैनेजमेंट में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स को पहले एक ऑर्डर की आदत पड़ी, इसके बाद हमने उसको एकदम से ही चेंज कर दिया, तो उसको वो एक्सेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिस वजह से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको रिजल्ट टाइम पे नहीं मिल सकता। तो एक ऑर्डर डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 11 प्रिंसिपल इज इक्विटी। नेक्स्ट हमारा जो 11 प्रिंसिपल आ रहा है विच इज़ इक्विटी, और इक्वालिटी भी आप इसको मान सकते हो। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल या फिर एंशियंट टाइम्स की, उस टाइम पर जो हम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली नहीं जज कर पाते थे, तब हम इक्वालिटी या फिर रेस, नेशनलिज्म, रिलीजन, इनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट में पीपल को हायर करते थे या उनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट चलाया करते थे। स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों के अंदर यही चीज़ हुआ करती थी कि उनकी रेस प्रोवाइड की जाए या उनका रिलीजन है उनके अकॉर्डिंगली उनको क्वालिफाइड किया जाए या फिर उनको प्रॉपर पोजीशन दी जाए। जो लोअर लेवल है या जिनका कास्टिज़म के अकॉर्डिंगली जो भी उन्होंने डिफ़ाइन कर रखा है उनको लोअर लेवल मैनेजमेंट में डाला जाए, तो दैट इज़ नॉट गुड। इसको हमें हटा देना चाहिए। कभी भी रेस, नेशनलिज्म या फिर रिलीजन या उसकी विजडम या फेयर अनफेयर ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें कभी भी इंफॉर्मेशन या उनको हायर ऐसा नहीं रखना चाहिए। जो भी है वो है उनकी क्वालिफ़िकेशन। अब जो हम फॉलो आउट करते हैं वो यही फॉलो आउट करते हैं जिस वजह से इक्वालिटी मेंटेन रहती है। दैट डजंट मीन कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स के अंदर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट मीन्स टॉप, मिडल, ऑपरेशनल।
इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप में बिल्कुल ही ऐसा मैनेजमेंट है कि वो लोअर या मिडल से बात ही ना करे या फिर उनसे एक्सेस ही ना करे इन्फॉर्मेशन, लोअर लेवल को हम बिल्कुल अलग माने, नहीं। इन ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है उन सब के अंदर इक्वालिटी और इक्विटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस वजह से मैनेजमेंट अच्छे से सर्कुलेट होगा। सो दैट हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जिस तरीके से होता है हम उसी के अकॉर्डिंगली उस वर्क को फ्लक्चुएट करते हैं, उसको अपनाते हैं। अगर वो हैप्पियर है, लव एंड बिलोंगिंग्स आपके अच्छे हैं, मोटिवेशन उसमें क्रिएट रहता है। वहीं इक्वालिटी की बात अगर हो जाए, चीज़ें हो जाएं, इसमें मैनेजमेंट के अंदर भी दिक्कत आ सकती है, प्रॉपर वर्क नहीं हो सकता है फ्लक्चुएट। तो इक्वालिटी हमें हमेशा रखनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, चाहे वो कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्यों ना हो। 12th is your stability of tenure of personnel, यानी कि एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी होना मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ विच इज़ एक्विजिशन सेक्शन, ये एग्जांपल से क्या होता है हमें पता चल जाता है कि लाइब्रेरी के अंदर कैसे वर्क डिवीज़न हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार यही एग्जांपल पुट करती हूँ कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर हम इन 14 प्रिंसिपल को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो एक्विजिशन सेक्शन में अगर एक ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट किया गया, उसके बाद 1 वीक के आफ्टर ही उसको टेक्निकल में अपॉइंट कर दिया, यानी कि जॉब रोटेट कर दिया। फिर उसके बाद देन 1 वीक के आफ्टर उसको सर्कुलेशन पे अपॉइंट कर दिया। इन 1 वीक जब वो सीख ही रहा था कि एक्विजिशन सेक्शन के अंदर कैसे वर्क किया जाता है या वो स्टेबल हो ही रहा था, आपने वो चेंज कर दिया। इससे क्या हुआ, ना वो यहाँ से कुछ एक्सेस कर पाया, ना आउटपुट दे पाया, ना यहाँ पे दे पाएगा और ना वहाँ दे पाएगा। तो एक स्टेबिलिटी होना टेन्योर के अंदर बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी हम मैनेजमेंट प्रोग्राम एक्सेस कर रहे हैं और उसको टाइम टू टाइम चेंज करे जा रहे हैं जल्दी, उसमें स्टेबिलिटी नहीं लाने दे रहे, इससे क्या होगा, ना मैनेजमेंट स्टैब्लिश हो पाएगा, ना आउटपुट मिल पाएगा। तो एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, एक प्रिंसिपल्स अगर जो हम फॉलो आउट करें उनकी स्टेबिलिटी को लेकर चलना, वो चीज़ मैनेजमेंट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबल होने के बाद ही वो अपना आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। अगर हम उसको बार बार चेंज करेंगे दैट मीन्स वो जितना एक्सेस वहाँ पे कर सकता था उतना उसने फिर दूसरे में लगाया, जब वहाँ पे कर पाता था फिर वो कहीं और लगाया। इस वजह से ना वो फर्स्ट को आउटपुट दे पाया, ना सेकंड को, ना कोई भी मैनेजमेंट को दे पाया, जिससे मैनेजमेंट का ही लॉस हुआ। सो स्टेबिलिटी होना मैनेजमेंट के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर स्टेबल या काम उसको सब चीज़ आए बट एक स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस प्रिंसिपल के अंदर हम एक्सेस करते हैं। देन आवर second last one, 13 principle is initiative. इनिशिएटिव देना यानी कि प्रोत्साहन करना, आइदर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, आइदर इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट्स। आप इनिशिएशन दे रहे हो या उसको बढ़ावा दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीवियस वीडियोस की बात करें, ILA या यूनेस्को या अनदर लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स रख रखे थे। वो क्यों थे? दैट इज़ फॉर इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट जो प्रोफेशनल्स हैं वो उसको अच्छे से एक्सेस करें और उनको प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन हो। इस वजह से वो उनको उन इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वो और डेवलपमेंट्स करें। एक प्रॉपर इनिशिएटिव देना, प्रॉपर इनिशिएटिव प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ भी बहुत है थ्रू इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स, या आप उनको मोटिवेट करने के लिए अवार्ड दे रहे हो, मोटिवेटेड प्रमोशंस, गिफ्ट्स, ये सब इनिशिएशन के अंदर आता है।
जिससे मैनेजमेंट को फ़ायदा होता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर इनिशिएटिव मिलता रहेगा तो वो अच्छे से और भी आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए मैनेजमेंट की हेल्प करेंगे। एंड द लास्ट वन इज फोर्टीन्थ प्रिंसिपल विच इज एस्पिरेट डी कॉर्प्स। दैट इज़ अ फ्रेंच टर्म बिकॉज हेनरी फेयोल जो थे वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये जो लास्ट टर्म दी थी 14 प्रिंसिपल विच इज़ एस्पिरेट द कॉर्प्स, उसका मतलब था यूनिटी इन स्ट्रेंथ। दैट मीन्स जब हम एक साथ वर्क कर रहे हैं, एक तरह से अगर हिंदी में हम बोलना चाहें कि एकता में ही बल है, तो एस्पिरेट द कॉर्प्स जब मैनेजमेंट मिलकर टुगेदर वर्क करता है या कोई भी एक पर्पस के लिए उन्हीं ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई करने के लिए वर्क करता है, तो वो डेफिनेटली आउटपुट तक पहुंचता है और बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम ये बात मान के चले कि लाइब्रेरी के जो भी सेक्शंस हैं सब अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए वर्क कर रहे हैं, आपस में मिलके वर्क नहीं कर रहे, तो उतना आउटपुट हमें नहीं मिल पाएगा जितना हमें चाहिए। तो सारे एसोसिएशन, सारे सेक्शंस को आपस में मिलके वर्क करना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, सो दैट अगर एक्विजिशन सेक्शन का वर्क हो चुका है, टेक्निकल में वर्कलोड ज़्यादा है, तो ये लोग यहाँ पर जाकर वर्क करें। इसके अलावा जब इनका वर्क कंप्लीट हो गया तो सर्कुलेशन में हेल्प करें, सो दैट ऑल आर वर्किंग टुगेदर। सबको सब जगह का भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एक्सेस भी हो पा रही है इंफॉर्मेशन, और वर्क और आउटपुट भी अच्छे से मिल पा रहा है। तो एस्पिरेट द कॉर्प्स फ्रेंच टर्म जो थी यूनिटी इन स्ट्रेंथ, ये हेनरी फेयोल ने लास्ट प्रिंसिपल के अंडर दी थी। काफ़ी बार इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा है 14 प्रिंसिपल या उसका मीनिंग क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ 14 प्रिंसिपल। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स थे जो कि हेनरी फेयोल ने दिए थे इन 1960, जो उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी थी इन द फॉर्मेट ऑफ या इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इन द फ्रेंच बुक। सो इस वजह से ये 14 प्रिंसिपल ईच एंड एवरी लाइब्रेरीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इनके अकॉर्डिंगली वर्क डिवाइड करते हैं या उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं, तो मैनेजमेंट को एक प्रॉपर वे मिल जाता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिल जाता है, सो दैट इनको ध्यान में रखकर अगर हम मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करेंगे तो वो एक अच्छी तरीके से चल पाती है, मॉनिटराइज हो पाती है, ईच एंड एवरी ह्यूमन रिसोर्स मोटिवेट रहता है, एम्प्लॉयज़ भी खुश रहते हैं और मैनेजमेंट को भी उसका प्रॉपर आउटपुट मिलता रहता है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि यूजीसी नेट में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आइदर इन द फॉर्मेट ऑफ मैचिंग, आइदर इन द फॉर्मेट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या प्रॉपर इनके मीनिंग, या आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए, कब दिए, हेनरी फेयोल ने क्या दिया था। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, पुट हो सकता है, या पूछा जा सकता है कि यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीज़न ऑफ वर्क, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो ये जो हमने आज डिस्कस किया इस वीडियो में, ये इनके प्रॉपर ऑर्डर थे, इनका प्रॉपर इम्पॉर्टेंस थी, मीनिंग था, जो कि इसके अंदर हमने पढ़ा आज। ये 14 प्रिंसिपल काफ़ी बार आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर बेसिकली सिमिलर रहते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर भी ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो होप सो आपको ये 14 प्रिंसिपल अच्छे से समझ आए हो, और इसी को यूज़ करके, इस वीडियो को अच्छे से एक्सेस करके आपकी जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो क्लियर हो गए। सो नेक्स्ट टाइम हम मैनेजमेंट का दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।